हिम्मत भी चाहिए होती है, और आज तूने वो हिम्मत दिखाई है, इसलिए हम तुझे ठुकराएंगे नहीं। राधा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून दिखा, लेकिन तभी राधा का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे मानो उसको कुछ याद आ गया। उसने घबराकर गौरी की तरफ देखा। दीदी, मैं सिर्फ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं आपको चेतावनी देने आई हूँ। माँ, वो अब सिर्फ जायदाद से खुश नहीं है, वो कुछ और चाहती है। पिछले कुछ दिनों से वो हर दिन उस पुराने मंदिर में जाती है जो जंगल के अंदर है। मैंने उसे कई बार देखा है। वो वहाँ अकेली नहीं होती, वो किसी से बात करती है, और मैंने उसे साफ साफ कहते सुना कि वो इस घर को भी अपने नाम करना चाहती है जहाँ आप दोनों रह रही हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि। राधा रुक गई। उसकी आवाज गले में अटक गई। गौरी ने सख्त होकर पूछा, यहाँ तक कि क्या राधा? राधा ने डरते हुए धीरे से कहा, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती है। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी, वही मंदिर जहाँ मैं आज गई थी। राधा उसी मंदिर की बात कर रही है जहाँ लोग कम जाते हैं। शायद सौतेली माँ वहाँ किसी के साथ हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है। गौरी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने नदी की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ, और धीरे से बोली, तो ये सब बस दिखावा था, समाज में अच्छे बनने का, इसलिए हमें ये घर दिया गया था, लेकिन अब ये छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर वो सच में कुछ गलत कर रही है तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब अपनी जान और अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। दीदी, मैं अब घर चलती हूँ, देर हो गई है, माँ को शक हो जाएगा। हाँ राधा, तू जल्दी जा, मैं तुझे नाव के घाट तक छोड़ आती हूँ। हाँ, इसे जल्दी छोड़ के आ। और हाँ राधा, तेरा शुक्रिया बहन। अच्छा लगा कि तू हमें अब भी अपनी सगी बहनें समझती है। कविता राधा को लेके घाट तक निकल गई और गौरी घर की तरफ निकल गई। देख बहन, तू अपना ध्यान रखा कर। तू अभी छोटी है, तू ऐसे नदी पार करके हमारे पास मत आया करना, नहीं तो तेरी माँ तुझे दांत लगाएगी और तुझे ऐसे नदी के पास आते हुए कुछ हो भी सकता है। दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप अभी जाओ, मैं चली जाऊंगी। राधा नाव में बैठ के नदी के पार चली जाती है और कविता जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाती है। कविता तेज कदमों से घर की ओर लौट रही थी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ समय बाद रात गहरा चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन जैसे उसकी रोशनी भी आज फीकी पड़ गई हो। गौरी पहले से ही घर पहुंच चुकी थी। वो चारपाई पर बैठी थी, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। जैसे ही कविता अंदर आई, गौरी तुरंत खड़ी हो गई। कविता, सब ठीक है ना? राधा सही सलामत पहुंच गई? कविता ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे से पास आकर बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहीं, फिर कविता ने गहरी सांस ली। दीदी, बात सिर्फ मिलने की नहीं थी। जो राधा ने कहा वो बहुत बड़ा है। अगर सच में सौतेली माँ कुछ ऐसा सोच रही है तो हम खतरे में हैं। गौरी की आंखें सख्त हो गईं। मैंने पहले ही महसूस किया था कि ये घर हमें यूं ही नहीं दिया गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर था, और अब सब साफ हो रहा है। कविता ने डरते हुए पूछा, तो अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास ना पैसे हैं ना सहारा। अगर वो सच में कुछ कर बैठी तो? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने कविता का हाथ थाम लिया। डरना नहीं है, डर गए तो वो जीत जाएगी। हमें समझदारी से काम लेना होगा, और सबसे पहले हमें मजबूत बनना होगा। सुबह की हल्की धूप, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी। जंगल के अंदर
पुराने मंदिर के पास। सुबह सुबह वसुंधरा खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी था। वो कोई और नहीं था बल्कि इस गांव का भ्रष्ट मुखिया था। मुझे वो घर भी चाहिए और वो दोनों लड़कियां अब मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। आदमी से हल्की सी हंसी की आवाज आई। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर कीमत सही हो तो रास्ता खुद बन जाता है। और जिस जमीन की बात कर रहे हो ना, वहां की जमीन महंगी बन रही है। अब उस जमीन को निकलवाने की कीमत तो लगेगा। वसुंधरा ने बिना हिचकिचाए कहा। कीमत की चिंता मत करो, बस काम हो जाना चाहिए। उस आदमी से ये सब बात करके वसुंधरा के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। इधर गौरी और कविता सुबह सुबह उठ चुकी थीं। घर में अनाज बहुत कम बचा था। चूल्हा भी जैसे बुझने की कगार पर था। कविता ने खाली बर्तन देखते हुए कहा, दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गौरी ने आसपास नजर दौड़ाई। हमें काम ढूंढना होगा, चाहे छोटा हो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे ही आसपास के घरों में काम करते हुए अपना जीवन नहीं चला सकते। कविता ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ दीदी, चलो आज ही गांव चलते हैं। शायद किसी के घर में हमेशा के लिए काम मिल जाए। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। लेकिन अगर हम घर से बाहर रहे तो सौतेली माँ, वो तो पहले से ही इस घर को और घर की जमीन लेने की फिराक में है। गौरी ने गहरी सांस ली। हम सावधान रहेंगे, जल्दी लौट आएंगे, लेकिन खाली बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। यही सब बातें करके कुछ समय बाद दोनों बहनें गांव की ओर बढ़ जाते हैं। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से तो कुछ तिरस्कार से। पहले घर के बाहर, काकी, कोई काम हो तो बता दीजिए, हम दोनों कर देंगे। घर की औरत ने ऊपर से नीचे तक देखा। हमें काम वाली की जरूरत नहीं है, तुम लोग कहीं और देखो। दोनों चुपचाप आगे बढ़ गईं। दूसरे घर पर, चाची, बर्तन, सफाई, कुछ भी काम हो बताओ, हम सब कर देंगे। इस बार जवाब और भी कड़ा था। पहले अपने घर संभालो, फिर दूसरों के घर काम मांगने आना। तुम जैसे लड़कियों को हम काम नहीं देते। कविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। दोनों बहनें थकी हुई वापस लौट रही थीं, खाली हाथ, लेकिन मन में बहुत कुछ। दीदी, क्या हम सच में इतने बेबस हैं? ना काम, ना सहारा, और ऊपर से ये घर छिन जाने का डर। नहीं, हम बेबस नहीं हैं, बस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उसने आसमान की तरफ देखा। आज हमें लोगों ने ठुकराया है, कल हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे और तब कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कविता ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी था। दोनों को अपने गांव में कोई काम नहीं मिला, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। गौरी और कविता ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे जैसे एक फैसला हो गया, अब हार नहीं माननी है। दोनों चलते गए।